हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि अभी तक के वीडियो आपको पसंद आए होंगे और ये आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी मदद कर रहे होंगे। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट में आज से सी लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे। सी लैंग्वेज क्या होती है, कैसे हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं और उसके लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर एक शुरुआती छोटा सा नॉलेज हम लोग गेन करने की कोशिश करेंगे। सी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि क्या सी लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज दोनों एक ही हैं या इसका कुछ पार्ट है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। जब भी हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, लैंग्वेज इज अ मीडियम बाय विच टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट। बट यहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, एक कंप्यूटर और दूसरा एक यूजर या कह सकते हैं प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कोड करता है, यूजर उस कोड को यूज करता है, उस प्रोग्राम को यूज करता है। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब एक कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज को उनके यूजेस के बेसिस पर, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर तीन तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड द थर्ड वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हम बात कर लेते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। लो लेवल लैंग्वेज इज अ मशीन लैंग्वेज। इट इज अ स्ट्रीम ऑफ बाइनरी नंबर्स। मतलब क्या हुआ कि when we are talking about the machine language, that means we can use only a binary numbers, that is 1 or 0. A stream of binary numbers, it means your input should be in the form of 1 0 1 1 and in a similar pattern, right? To create instructions, to provide data, for all the purpose you have to use the binary numbers only. The example is binary language. But when you are talking about the middle level language, it is called as a assembly language. Instead of writing binary numbers, you are using some mnemonics. Mnemonics को हम कह सकते हैं some short form to provide the instructions and values. And this type of language is called as a assembly language. Now, in high level language, it is a easily understood by the programmer or user. It is also called as a similar to human language. जैसे हम ये लैंग्वेज अपनी बात करते हैं उसी तरीके से कंप्यूटर के लिए हम कुछ लैंग्वेज बनाते हैं जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। उसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल एक्सेट्रा। अब इन सब में डिफरेंस क्या है और सॉफ्टवेयर की कैसे जरूरत पड़ती है हमें, तो ऐसा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें किसी जगह पर लिखना है ए और बी को ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शन देना है, तो हमें एक बाइनरी में इंस्ट्रक्शंस मिल गया से 1 0 1 1, राइट। देन वी आर गोइंग टू राइट 1 1, देन अगेन वी आर राइटिंग 1 1 0 0 और हम ये कह रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन है ए और बी को ऐड करने के लिए, राइट। लेकिन इस पैटर्न को मशीन किसको समझेगी, सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज की चीजों को। हमने इंस्ट्रक्शन इस फॉर्मेट दिया, तो प्रॉब्लम क्या आती है, इट इज हार्ड टू मेमोराइज। आपको अगर ये केवल ए प्लस बी को याद करना हो तो इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन यूजर क्या, प्रोग्राम कंप्यूटर या मशीन क्यों बनाई जाती है, किसी यूजर को या सेट ऑफ यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए, उसके काम को आसान करने के लिए। तो क्या हम ऐसा एक टेबल बना सकते हैं कि एक टेबल हमने ऐसे बना ली जिस टेबल में हमने कुछ एंट्रीज कर दी लाइक सिंबल और उसके अगेंस्ट में बाइनरी का कोड। ये टेबल हम बना के कहीं रख लें और वहां पर हम कह दें ए के लिए जो कोड हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज 1 0 1 1, बी के लिए जो कोड प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज 1 1 0 0 और एडिशन सिंबल प्लस के लिए जो कोड हम प्रोवाइड कर रहे हैं से इट इज 1 1, राइट। ये कोड हमारे पास है। अब आपसे कोई कहता है कि ए प्लस बी ये इंस्ट्रक्शन लिखना है, तो आप कोड कैसे करेंगे, आपको लिखना है ए प्लस बी, लेकिन मशीन उसको क्या समझेगी, इट रीड्स द सिंबल ए
and code against the A, it is 1011 1011. Then we are using plus symbol, तो प्लस के लिए 11 कोड हो गया. अगेन B के लिए कोड 1100. ठीक है, मशीन इसको समझ रहा है, लेकिन हमने क्या प्रोवाइड किया है, A प्लस B. तो A प्लस B इज अ पार्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज, लेकिन मशीन लैंग्वेज का पार्ट क्या हुआ, a stream of binary numbers in this manner. So there is some type of intermediate application or program is required that converts symbol into binary numbers. And remember that code, which a program which converts assembly language into machine language is called as a assembler. So what are assemblers? Assemblers are a program which converts assembly language into machine language, right? हम लोग प्रोग्राम किस में करते हैं? We are doing our program for this subject in C language. So C language कैसी language है? High level language है. Again, to make the program readable for the machine, we need again a software that converts high level language to machine language, and for this purpose we are using compiler. So we can define compiler as, compiler is a program or software that converts high level language to machine language. Clear? अब कंपाइलर की जरूरत हो गई. सी लैंग्वेज के लिए कौन से कंपाइलर हम यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, फॉर सी लैंग्वेज विंडो वर्जन के लिए हम लोगों ने यूज किया है टर्बो सी कंपाइलर का यूज करते हैं. लाइनेक्स यूजर जीसीसी कंपाइलर का यूज करते हैं. तो ये दो तरह के कंपाइलर, और भी कंपाइलर अवेलेबल हैं, बट विंडो में जिसमें हम सब प्रोग्राम कर सकते हैं बहुत आसानी से, टर्बो सी कंपाइलर जो कि आपने यूज किया होगा क्लास में भी, लैब में भी, और जीसीसी कंपाइलर जो कि लाइनेक्स वर्जन के लिए हम यूज करते हैं. राइट, दीज आर द बेसिक ऑफ C language and the compiler. Now, these are some examples. This is your hardware. अगर इसको और सिस्टमेटिक वे में हम समझना चाहें, हार्डवेयर दैट मीन्स योर प्रोसेसर, योर कंप्यूटर, ये आपका हार्डवेयर है. हार्डवेयर से कौन इंटरेक्ट करता है? मशीन लैंग्वेज. लेकिन मशीन लैंग्वेज क्या हुआ? अ स्ट्रीम ऑफ बाइनरी नंबर्स. लेकिन जब इसकी जगह पे हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, निमोनिक्स का यूज करते हैं, then the binary language converted into assembly language. और उस assembly language को machine language में convert करने के लिए we are using assembler, right? लेकिन हमें प्रोग्राम करना है C लैंग्वेज में, तो C लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अ सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाइलर. Right? Okay. Next thing is structure of C program. किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए, C लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम हो, अगर आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले हमें लिखना होता है डॉक्यूमेंट सेक्शन. ये डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या है? क्या ये कंपलसरी है? नो, इट इज नॉट कंपलसरी. डॉक्यूमेंट सेक्शन का मतलब कि वो प्रोग्राम क्या है, किसके बारे में वो डिस्कस कर रहा है, इसको बताने के लिए हम डॉक्यूमेंट सेक्शन का यूज करते हैं. एग्जांपल, एक सैंपल प्रोग्राम क्रिएटेड बाय बी सोर्स, ये मैसेज है, केवल हम यहां पे मैसेज दिखाना चाहते हैं कि कैसे लिखते हैं. तो डॉक्यूमेंट सेक्शन को देने के लिए 2 फॉरवर्ड स्लैश का यूज किया जाता है. फॉरवर्ड स्लैश का काम क्या होता है? 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने से वो लाइन आपके प्रोग्राम में लिखी तो होती है, लेकिन कंपाइलर उस लाइन को रीड नहीं करता है. ये केवल यूजर या प्रोग्रामर के लिए इंस्ट्रक्शन का काम करता है, जिससे प्रोग्रामर इन फ्यूचर ये समझ सके प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है. राइट, नाउ नेक्स्ट वन इज अ लिंक सेक्शन. और ये लिंक सेक्शन को हम लोग ये भी कह सकते हैं हेडर फाइल डिक्लेरेशन. हेडर फाइल क्या? उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर कोई लाइब्रेरी फंक्शन आप यूज करने जा रहे हैं
या यूज करने वाले हैं, तो वो लाइब्रेरी फंक्शन किसी हेडर फाइल में इंक्लूड होगा, प्री डिफाइंड होगा, और जिस हेडर फाइल में इंक्लूड है उस फाइल को आपको अपने प्रोग्राम में ऐड करना होगा। फॉर दिस एग्जांपल वी आर यूजिंग printf, और printf फंक्शन किसके अंदर डिफाइंड होता है, stdio.h। stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर। इसलिए conio.h भी हमने यहां यूज किया है। conio.h का काम क्या होता है, clr scr फंक्शन और getch फंक्शन, यहां getch का यूज नहीं कर रहे, यहां सिर्फ clr scr का यूज किया है। तो अगर clr scr या getch टाइप के फंक्शन हमें यूज करना है अपने प्रोग्राम में, तो उसके लिए हमें conio.h हेडर फाइल को भी ऐड करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन सेक्शन। अब ये डेफिनेशन सेक्शन किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को, अगर आप अपना खुद का कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। जैसे यहां पे हम एक फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो हमने डिफाइन किया। डिफाइन करने का मतलब क्या है कि वो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा और फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होंगे, इसको बता देंगे। देन ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, आपने सुना होगा ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, दो तरह के वेरिएबल होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनका स्कोप थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है, और लोकल वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइंड होते हैं उन वेरिएबल कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो अगर आप प्रोग्राम में कहीं पर लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल का यूज करने वाले हैं तो ग्लोबल वेरिएबल के लिए आप डायरेक्टली फंक्शन को लिख सकते हैं। ग्लोबली फंक्शन को डिफाइन करिए, उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल को लिख दीजिए। जैसे यहां पर ये वर्क कर रहा है एज अ ग्लोबल वेरिएबल, राइट। देन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में यहां पर वाइड लिखा हुआ है, दैट मीन्स हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। इतना आई थिंक बेसिक आपको पता होगा। फिर मेन फंक्शन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले हम एग्जीक्यूशन लिखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर चीजों को हम और कैटेगराइज कर सकते हैं स्पेसिफाई करने के लिए। सपोज यहां पर सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, दैट इज फर्स्ट पार्ट। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद यू हैव टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। थर्ड वन, अप्लाई फॉर्मूला और प्रोग्राम लॉजिक। नेक्स्ट वन, प्रिंट रिजल्ट। ये चार पार्ट होते हैं जिसमें किसी भी फंक्शन के अंदर आप इन सब चीजों को ऐड कर सकते हैं। और फाइनली सेम सब प्रोग्राम, अगर आपका कोई सब फंक्शन भी आपने यूज किया है तो सब यही पूरा पार्ट आप कॉपी कर सकते हैं फंक्शन के लिए, राइट। याद रखिएगा किसी भी प्रोग्राम में मेन ही ऐसा फंक्शन है जो कि सबसे पहले कॉल होता है, सबसे पहले मेन फंक्शन पे ही कंट्रोल ट्रांसफर होता है, राइट। ओके, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में हम किसी भी सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब इसके बाद हम ये चाहते हैं कि कोई भी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रोग्राम लिखने के बाद उसमें कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए हमें सी के टोकन्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या होते हैं सी के टोकन? वी कैन डिफाइन टोकन एज the smallest part of the program which have individual meaning is called as a token। प्रोग्राम का वो सबसे छोटा पार्ट जिसकी एक मीनिंग होती है वो कहलाता है टोकन, और प्रोग्राम का वो पार्ट जो टोकन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जो टोकन नहीं है, वो एरर कहलाता है। तो सी लैंग्वेज में जो टोकन होते हैं वो 6 तरीके से होते हैं। फर्स्ट वन इज कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या है? We can define keyword as keywords are the reserved word which have individual meaning whose meaning is defined in compiler। टोकन क्या होता है? टोकन वो वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर में डिफाइंड है। एग्जाम्पल उसके जैसे डू, वाइल, वाइड। इफ यू आर राइटिंग INT, 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 char,
float, these are called as a reserve word. इनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है. नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, कैरेक्टर वैल्यूज होती हैं जो चेंज नहीं हो सकती. लाइक हमने 45 कहीं लिख दिया तो ये 45 की वैल्यू 45 ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होना है. 21 लिखा, ये 21 ही रहेगा. सिमिलरली अगर कैरेक्टर में हमने सिंगल कोट के अंदर ए लिख दिया तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है. हमने अगर लिख दिया 20.90, ये फ्लोट कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है. इसी तरीके से डबल कोट के अंदर अगर कुछ भी लिख दे तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट की तरह काम करेगा. राइट. सो कुछ भी जो वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं दे फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट. नेक्स्ट टोकन इज आइडेंटिफायर. व्हाट आर द आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनी फंक्शन और अ वेरिएबल नेम. किसी वेरिएबल को आप जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आइडेंटिफायर. जैसे हम लिखते हैं इंटीजर a, सो हियर a वर्क्स एज अ आइडेंटिफायर, द नेम ऑफ द वेरिएबल. राइट. एग्जाम्पल किसी जगह पर हमने डिफाइन कर रखा है, सपोज हमने लिखा इंट नम, सो हियर नम वर्क्स एज अ आइडेंटिफायर एंड इंट वर्क्स एज अ कीवर्ड. क्लियर. नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग. Whatever you are writing inside the double quote is called as a string. A string is in C programming, string have a separate definition that is defined as string is a collection of character and numerals. Right? In terms of array अभी हम string को define करेंगे आगे अपने लेक्चर में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए जो कुछ भी डबल कोट के अंदर लिखा होगा वो क्या होगा? एक स्ट्रिंग होगा. नेक्स्ट वन इज स्पेशल सिंबल्स. सी लैंग्वेज में हम सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल हैं उसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पेशल सिंबल्स अलाउड हैं. फॉर एग्जांपल स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कैप्शन, मॉडुलस. देयर आर सम अदर वन लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, सेमीकोलन. दीज आर सम operators, some symbols that we can use in our C program, right? And it is allowed. Last one is operator. What are the operators? Operators are the symbols that perform some task on operands when it appear. Operator क्या होते हैं? Operator एक symbol होते हैं जिनको जब भी हम यूज करेंगे ये कुछ काम करेंगे. किस पर काम करेंगे? ऑपरेंड के ऊपर. एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऑपरेटर को बताना चाहें, अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी तो हमें समझ में आ रहा है कि ये एडिशन का काम कर रहा है, लेकिन कैसे समझ में आ रहा है? किसकी हेल्प से? विद दिस सिंबल. सो दिस सिंबल इज कॉल्ड एज अ ऑपरेटर. और किस पर काम कर रहा है ये? a और b पे. सो इट इज कॉल्ड एज अ ऑपरेंड. यहां तक क्लियर हो गया? ओके. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स a typical program, that is finding the area of rectangle where sides are 20 and 30. सपोज एक प्रोग्राम हम करना चाहते हैं जो एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेगा जिसकी साइड्स क्या है? 20 एंड 30. तो अपने प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, पहले प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्राम लिखते हैं. प्रोग्राम में सबसे पहला लाइन होना चाहिए कमेंट का, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जो कि फॉरवर्ड लाइन से हमने देखिए रिप्रेजेंट कर रखा है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर पार्ट आपके डॉक्यूमेंट का है. इसे कंपाइलर रीड नहीं करेगा. दैट इज फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पज. नाउ आफ्टर दिस वन वी आर यूजिंग टू हेडर फाइल stdio.h एंड conio.h. ये क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज अपने प्रोग्राम में हम कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनको यूज कर सकते हैं, यूज करने वाले हैं. तो हमें पता है कि stdio.h के अंदर कौन से होते हैं? इनपुट आउटपुट वाले फंक्शन. जैसे यहां पर एग्जांपल है printf का, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं. conio.h के अंदर कौन से फंक्शन होते हैं? clar और getch. ठीक है. नेक्स्ट, हर प्रोग्राम में स्टार्टिंग फंक्शन कहां से होता है? मेन फंक्शन. तो मेन फंक्शन हमने लिखा. अब हमें प्रोग्राम करने का लॉजिक समझना है, कैसे प्रोग्राम लिखा जाएगा. तो याद रखिए, किसी भी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम करने के लिए प्रॉब्लम दे दिया गया. अब आपको यह सोचना है कि क्या कोई फॉर्मूला अवेलेबल है जिससे हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं.
या कोई लॉजिक अवेलेबल है. सो फॉर दिस एग्जाम्पल वी कैन सी वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो यस वी हैव अ फॉर्मूला दैट एरिया ए इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ. ये फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है और हमें इसे याद रखना है. राइट अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आप प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं करा सकते हैं. तो आपको फॉर्मूला या प्रोग्राम लॉजिक पता होना चाहिए. अब यहां पे पहला लाइन क्या था मेन फंक्शन के अंदर, डिक्लेयर वेरिएबल. तो कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? जितने फॉर्मूले में हमारे डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, यहां पे जितने सिंबल्स यूज कर रहे हैं लेटर्स में, वही हमारे वेरिएबल बन जाएंगे. सो यहां पर ए एल बी ये 3 वेरिएबल्स हैं. तो यहां पर अगर हम चाहें इन सब का इनपुट देना होगा. किस तरह का इनपुट हो सकता है? ये सब क्या होंगे? नंबर. तो नंबर के लिए अभी स्टार्टिंग में हम इतना मान लेते हैं कि इनको हम इंटीजर ले रहे हैं. नंबर्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उनका जो डेटा टाइप है वो क्या होता है? INT इंट. इंट एल एक वेरिएबल. इसी तरीके से इंट बी इंट ए लिख सकते हैं आप. ऑर्डर इनका कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और आप चाहें तो सारे वेरिएबल को एक साथ लिख सकते हैं, जैसे हमने दूसरे लाइन में लिखा है इंटीजर बी कॉमा ए. इसी तरीके से इसको आप ऊपर भी लिख सकते थे इंटीजर एल कॉमा बी कॉमा ए. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ आफ्टर डिक्लेयरिंग वेरिएबल यू कैन कॉल clr फंक्शन टू क्लियर द स्क्रीन. नेक्स्ट स्टेप इज असाइन वैल्यू टू वेरिएबल. अब किस वेरिएबल में वैल्यू को हमें देना है, इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा. जो फॉर्मूला आपने लिखा है, इस फॉर्मूले में आप देखिए कि एरिया को कैलकुलेट करने के लिए इनपुट क्या देना होगा? आपको लेंथ और विड्थ देना होगा. तो यहां पे जो वेरिएबल जिसमें वैल्यू आपको देना है वो कौन से होंगे? एल और बी. इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि फॉर्मूले में ये जो इक्वलिटी साइन है, इक्वलिटी साइन के राइट साइड में जो वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स में आपको वैल्यू देनी है, और फॉर्मूला रखने के बाद इसके लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल होगा, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आएगा प्रोग्राम के थ्रू. ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है दिस सेट ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ए हियर इज कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. राइट. सो एल की वैल्यू देने के लिए एल इज इक्वल टू 20 लिखेंगे, तो ये 20 वैल्यू एल में असाइन हो जाएगी. सिमिलरली 30 हम देना चाहते हैं बी की वैल्यू, सो ये 30 असाइन हो जाएगा बी में. देन आपको अपना फॉर्मूला लिख देना है ए इज इक्वल टू एल इंटू बी. ये ए को कैलकुलेट कर देगा. अब आपको प्रिंट करना है एरिया. सो प्रिंट करने के लिए हमें पता है कि हम printf फंक्शन यूज करते हैं. printf. नाउ यू कैन राइट एनी स्ट्रिंग. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये एज ए स्ट्रिंग काम करेगा. नाउ इफ यू आर राइटिंग %d का मतलब कि आप कंप्यूटर से वैल्यू या तो लेंगे या कंप्यूटर को वैल्यू देंगे. तो ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कब हमें वैल्यू लेना है या कब वैल्यू देना है? इसके लिए याद रखिए, जब printf के अंदर % के साथ कुछ लिखा होगा, %d सपोज लिखा हुआ है, इसका मतलब हम कंप्यूटर में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसे अपने स्क्रीन पर लाना चाहते हैं. D स्टैंड फॉर डिजिट. अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो D लिखेंगे, कैरेक्टर वैल्यू है तो C लिखेंगे, फ्लोट वैल्यू है तो F लिखेंगे. ठीक है. तो चूंकि हमें एक सारे कैलकुलेशन इंटीजर में किए हुए हैं और आंसर भी हमें इंटीजर में चाहिए, तो यहां पर हम %d लिखेंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, देन कॉमा करके उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू को आप प्रिंट करना चाहते हैं. हम किसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं? ए की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं. तो ये स्क्रीन पर आपके मैसेज डिस्प्ले करेगा. कैसे डिस्प्ले करेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू देन वैल्यू. और प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद देन यू हैव टू राइट द गेट ch. गेट ch क्या करता है? टर्बो सी कंपाइलर में गेट ch और clr का यूज होता है. जीसीसी कंपाइलर में आप इसको यूज नहीं करते हैं. राइट. ये तो हुआ सिंपल सा प्रोग्राम. और ये प्रोग्राम लिखने के बाद आप अपने किसी भी नाम से, सपोज हमने इसको सेव करने के लिए लिख दिया area.c एक्सटेंशन देना कंपलसरी है. .c एक्सटेंशन से कंपाइलर को पता चलेगा कि ये .c फाइल है और इसको C कंपाइलर से एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा. राइट. अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो हो सकता है एरर आ जाए. एरर कैसे निकलेगी? अगेन ये पूरा का पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट होगा टोकन में. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जहां से हमने हैश लगा रखा है. हैश का मतलब होता है, हैश वर्क्स एज अ
प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्री प्रोसेसर प्रोसेस करने से पहले ही इन चीजों को वो प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा विद द हेल्प ऑफ इंक्लूड। क्या इंक्लूड करना है? stdio.h, मतलब ये फाइल जहां कहीं भी आपके सिस्टम में है इसको पहले आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा। सिमिलरली conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जहां कहीं भी होगी उसको लेके आएगा, आपको प्रॉपर पाथ देना होगा इसके लिए। देन void main, अब मेन यूज कर रहे हैं और void यूज कर रहे हैं। void किस कैटेगरी में आ रहा है? कीवर्ड के फॉर्म में। देन ब्लॉक सिंबल यूज कर रहे हैं, कर्ली ब्रेसेस, ये किस कैटेगरी में आएगा? स्पेशल सिंबल्स में। देन यू आर राइटिंग इंट, इंट किस कैटेगरी में आएगा? कीवर्ड में। आपने लिखा एल, एल किस कैटेगरी में आएगा? एल होगा आपका आइडेंटिफायर। अगेन यू आर यूजिंग द सेम थिंग, इंट कीवर्ड, बी ए एज आइडेंटिफायर, अ कॉमा सेमीकोलन वर्क एज अ स्पेशल सिंबल, राइट। इसी तरीके से ये सारे टोकन डिवाइड होंगे। हियर वी आर यूजिंग एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लीकेशन, इट कम्स अंडर द एस्ट्रिक एज अ ऑपरेटर। असाइनिंग भी क्या होगा? एक ऑपरेटर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये काम कर रहा है ना। इक्वल टू लगाने से क्या हो रहा है? आपने लिखा a इज इक्वल टू से 20, तो ये इक्वल टू लगाने से क्या हो रहा है? आपको पता चल रहा है कि 20 ट्रांसफर हो रहा है a में, सो इट वर्क्स एज अ ऑपरेटर, राइट। देन प्रिंटफ के अंदर देखिए, डबल कोट के अंदर जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, हमने ये बताया कि स्ट्रिंग होगा, सो ये स्ट्रिंग का पार्ट हो गया। और ये जो 20, 30 ये वैल्यूज आप ट्रांसफर कर रहे हैं, दे वर्क्स अंडर द कांस्टेंट, राइट। सो इस तरह से जब पूरा प्रोग्राम आपका टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा, आप प्रोग्राम को कब कन्वर्ट होगा? ये जब आप इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करते समय टोकन में कन्वर्ट होगा, और टोकन में कन्वर्ट होते समय अगर प्रोग्राम का कोई भी पार्ट जो टोकन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो क्या जनरेट कर देगा? एरर, ठीक है। सो यहां तक की चीजें आपको जाननी चाहिए थी और इसे आप रन करेंगे। अब इस पॉइंट पर हम एक ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू इस प्रोग्राम को रन करेंगे, और मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, जिससे आप अगर घर पे चाहें तो ऑनलाइन कंपाइलर की हेल्प से भी आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या टर्बो सी कंपाइलर विंडोज के लिए आप डाउनलोड करके उसे भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो फॉर मूविंग दिस वन वी आर यूजिंग ऑनलाइन कंपाइलर। से दिस वन इज ऑनलाइन कंपाइलर अवेलेबल, और इस कंपाइलर में आपने देखा कि हमने एक इंक्लूड stdio.h हेडर यूज किया हुआ है। देन वी आर राइटिंग इंटीजर मेन, इंटीजर LBA, जैसे एक लाइन में हमने डिक्लेयर कर दिया। देन वी आर असाइनिंग वैल्यू 20 टू वेरिएबल L, देन b इज इक्वल टू 30, a इज इक्वल टू L इंटू b। सेम प्रोग्राम यहां लिखा हुआ है, and then when we click on run, it provides output in such a manner. Area of rectangle is equal to 600, right? So इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आप अगर चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पर हमें L और B की वैल्यू भी दे दे, सो इसको भी आप चाहे तो यहां ऐड कर सकते हैं। कैसे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद साइड्स। अब यहां वैल्यू आपको देना है, कौन सी वैल्यू? पहली वैल्यू कॉमा %d, दूसरी वैल्यू, राइट, इज इक्वल टू देन वैल्यू। तो पहली वैल्यू किसकी आनी चाहिए? सपोज L की देना चाहते हैं तो हम यहां L लिखेंगे, कॉमा दूसरी वैल्यू B की देना चाहते हैं सो B लिखेंगे, कॉमा देन A की वैल्यू, और फिर हम इसको रन करेंगे तो देखिए बड़ी आसानी से आपका आउटपुट इस मैनर में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद साइड्स 20, 30 इज इक्वल टू 600, राइट। सो ये एक फॉर्मेट है जिसकी हेल्प से हमें ये पता चल सकता है कि हम किसी प्रोग्राम को कैसे लिखें और कैसे उसको एग्जीक्यूट कराएं।
right?